हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं समानता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समानता क्या है, यानी कि समानता का अर्थ और परिभाषा हम पढ़ेंगे। हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। इसे नैतिक और राजनीतिक आदर्श हम कह सकते हैं क्योंकि समानता नैतिकता पर आधारित है, और राजनीतिक आदर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर लोकतांत्रिक राष्ट्रों में समानता नहीं होगी तो वहाँ पर राजनीति अधूरी होती है। इसलिए राजनीतिक आदर्श का शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से इसको एक आदर्श के रूप में समझा जाता है। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या है कि समानता की ओर बढ़ने का मतलब ये होता है कि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र या पहलू हैं उनमें असमानता को कम करते जाना। जितनी असमानता कम होती जाएगी समानता बढ़ती जाएगी। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों इसके पक्ष या पहलू या आयाम होते हैं। इनको हम कैसे समझ सकते हैं, अलग अलग हम इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। इसके साथ में हम पढ़ेंगे कि समानता का समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद से क्या संबंध है। समाजवाद जिसमें समाज के पास उत्पादन और वितरण के साधन होते हैं। मार्क्सवाद में पिछड़े और मजदूर वर्ग के उत्थान की बात की जाती है। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी है जो उन्होंने विचारधारा दी थी। उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, और नारीवाद में नारी के समान अधिकारों और स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समानता का अर्थ और परिभाषा लेते हैं। अब हम बात करते हैं समानता का अर्थ, कि समानता क्या होती है। जैसे नाम से आपको लग रहा है समानता यानी कि समान होना, सबका इक्वल होना। समानता मतलब समाज में अगर समानता है तो क्या बोलेंगे कि सभी के पास समान रूप से धन है, समान संपत्ति है, सभी समान रूप से समझ जाते हैं, ये समानता है। लेकिन ये समानता का नकारात्मक या हम कहते हैं संकुचित अर्थ है। समानता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है कि आत्मविकास के लिए, किसके लिए? आत्मविकास के लिए सभी के पास समान अवसर उपलब्ध हो, और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, ठीक है, नस्ल के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, या भाषा के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव व्यक्तियों के बीच नहीं होना चाहिए। ये इसका अर्थ हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं आपको कि समानता का अर्थ है कि आत्मविकास के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व भाषा के आधार पर व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह समानता का सामान्य अर्थ है। अब हम इसकी लेते हैं एक परिभाषा, कि समानता के बारे में एक परिभाषा हैरोल्ड जे लास्की की हम एक परिभाषा ले रहे हैं। हैरोल्ड जे लास्की की इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हमें इसकी विशेषताएं भी समझ में आ जाएंगी। कि समानता का आशय है, वो कहते हैं कि समानता का आशय है कि जहां तक संभव हो विषमताओं को कम किया जाए। इसका मतलब विषमताओं का अभाव या विषमताओं का कम होना या विषमताओं को न्यूनतम करना समानता है, और जहां तक संभव हो हमें विषमताओं को कम करना चाहिए। इसका मतलब है कि समानता क्या होती है? समानता का सिंपल आशय होता है कि जहां तक संभव हो विषमताओं को कम किया जाए। ये हैरोल्ड जे लास्की ने कहा है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास बहुत कम है, तो वो जो उनके बीच का जो अंतर है उसको कम किया जाए। या समाज में किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव होता है, किसी अंतर के आधार पे, किसी विभाजन के आधार पे, किसी असमानता या विषमता के आधार पे, तो उसको भी कम किया जाए। तो इस डेफिनेशन हमें पता लगता है कि समानता का अर्थ होता है कि विषमताओं का कम होते जाना। और अब हम डिस्कस करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, कि समानता की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनकी जो है समानता की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं सबसे पहली विशेषता में। सबसे पहले लिखा हुआ है सभी को पर्याप्त अवसर मिलना। समानता तभी होगी जब सबको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। पर्याप्त अवसर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को तो अवसर मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहे हैं, या किसी को ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, किसी को कम अवसर मिल रहे हैं। ठीक है, ये होता है कि असमानता इससे लागू हो जाएगी। तो असमानता को दूर करने के लिए समानता की सबसे बड़ी विशेषता है कि पर्याप्त अवसर होना, सभी के पास पर्याप्त और साथ साथ में समान अवसर। ठीक है, आप समझ रहे हैं?
पर्याप्त और समान अवसर सबको मिलने चाहिए, तो समानता को हम लागू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि सभी व्यक्तियों को विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना चाहिए, और अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाए कि वह अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सके। दूसरी विशेषता आती है विशेष अधिकारों का अभाव। ये विशेष अधिकार क्या होते हैं? विशेष अधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हम विशेष सुविधा दे दें, कोई जन्मजात सुविधाएं जिसको होती हैं, कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, तो कहता है कि इनका अभाव होना चाहिए। ठीक है, विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। जैसे कि 1789 से पहले फ्रांस में फ्रांसीसी समाज जो 18वीं सदी में 3 भागों में बटा हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा एस्टेट। ये एस्टेट थे 3। पहले और दूसरे एस्टेट में पादरी वर्ग, जिसको हम क्लर्की कहते हैं, और दूसरे में नोबिलिटी वर्ग आता था। ठीक है, तो पहले जो दोनों एस्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के पास विशेष अधिकार थे। कौन से विशेष अधिकार थे? जैसे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, टाइथ और टाइल 2 टाइप के टैक्स होते थे, वो नहीं देते थे। दूसरा, उनके पास जन्मजात कुछ सुविधाएं होती थी, उनके पास बड़े बड़े महल होते थे, उनके पास समाज में विशेष सुविधाएं उनको मिली होती थी, विशेष अधिकार मिले होते थे। तो इसका मतलब फ्रांस में उस समय समानता नहीं थी। ठीक है, तो समानता कब आती है? जब ऐसे विशेष अधिकारों का अभाव होता है। अब आगे चलते हैं। तीसरा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? देखो, मूलभूत आवश्यकता होती है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो मनुष्य को जीने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकताएं। लेकिन आज के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये भी ज़रूरी हो गए हैं। तो इन सभी को मूलभूत आवश्यकताओं में हम काउंट करते हैं। तो इसलिए इनकी पूर्ति होना भी समानता को बढ़ावा देती है। समानता की अगली विशेषता है कि समाज में सभी को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है तर्कसंगत भेदभाव। अब भेदभाव तो हमने कह दिया कि समानता में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो भेदभाव का अभाव होना चाहिए या विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तर्कसंगत। तर्कसंगत भेदभाव का मतलब होता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा धन है तो निश्चित रूप से उसने कमाया है, उसके पास शायद उस धन को कमाने की योग्यता ज़्यादा है, तो ये तर्कसंगत भेदभाव हो गया। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो हम समान रूप से सबको नहीं बना सकते। डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर वही लोग बन पाएंगे जो बनने की योग्यता रखते हैं। तो इसलिए वो क्या हो गया? भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो ये तर्कसंगत भेदभाव कहते हैं हम इसको, यानी कि जो आवश्यक होता है ऐसा भेदभाव किया जाना चाहिए। जैसे किसी के पास अधिक योग्यता है तो उसको अधिक मिलना चाहिए, कम योग्यता है तो उसको कम मिलता है डेफिनेटली। तो इसको हम तर्कसंगत भेदभाव कहते हैं। यानी कि हम समानता की जो विशेष अधिकार वाला जो बात है, हम उसका अभाव, विशेष अधिकारों का अभाव हम मानते हैं, फिर भी कुछ व्यक्तियों अथवा वर्गों को विशेष सुविधाएं देने से समानता का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन शर्त यह है कि वो विशेष अधिकार तर्कसंगत होने चाहिए। ठीक है, अगली विशेषता पे चलते हैं। प्राकृतिक असमानताओं की स्वीकृति। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि प्रकृति ने सबको बिल्कुल समान नहीं बनाया, एक समान बिल्कुल नहीं बनाया। ठीक है, तो कुछ असमानताएं मिलती हैं, उन असमानताओं को हमें स्वीकार करना है समानता के साथ। जैसे किसी व्यक्ति को ताकतवर बनाया है, किसी व्यक्ति को कम ताकतवर, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा बुद्धि है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा प्रतिभा है, किसी के पास कम है, महिला, पुरुष, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की असमानताएं आपको प्राकृतिक रूप से मिलेंगी। तो कहता है कि प्राकृतिक असमानताओं को हमने स्वीकार करना है। ठीक है, तो ये स्वीकार करने वाली बात ही हमें क्या है कि समानता के साथ में लागू करनी है। तो प्राकृतिक असमानताओं की स्वीकृति भी समानता में लागू होती है। तो विशेषताओं के बाद अब हम बात करते हैं समानता महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे हम समझ चुके हैं कि समानता क्या होती है और इसकी जो है विशेषताएं कौन सी होती हैं, और परिभाषा और अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि समानता किसी भी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? किसी भी अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे देश के निर्माण के लिए, वहाँ पे नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में हम समानता को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये मानवता के विकास के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए, उनकी प्रतिभाओं के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके जहाँ पे भेदभाव ना हो इन आधारों पर। और जो है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होने के साथ साथ में उस राष्ट्र को जो है मजबूती के साथ वहाँ पे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हो पाएँ, ये इसकी धारणा है। जैसे इसमें कुछ सार्वभौम मानवाधिकार और मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाएं जो होती हैं
वो तब होती हैं जब हम बात करते हैं कि जब समानता के ऊपर लड़ाई होती है, यानी कि जहाँ समानता नहीं होती है वहाँ हम कहते हैं कि मानवता के प्रति अपराध हो सकते हैं। तो समानता लाने के लिए सार्वभौम मानव अधिकारों का पालन आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, ये सबको पता है, और विभिन्न देशों के संविधान और कानूनों में इसको सम्मिलित किया गया है और इसलिए ये सभी के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन भी अब हम इसमें काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि असमानता पाई जाती है। और कुछ ये असमानता से संबंधित जो चीज़ें आपको दिखाते हैं कि कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जो बता रहे हैं कि विश्व स्तर पर कितनी असमानता आज भी है। जैसे दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से भी अधिक है। 50, ओनली 50, 40 करोड़ गरीब लोगों से ज़्यादा। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में सिर्फ 5% हिस्सा है, जबकि सिर्फ 10% अमीर लोगों का 54% आमदनी पर हिस्सा है। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के, यानी कि जिनको वेस्टर्न कंट्रीज आप बोलते हैं, उनके अगड़े जो औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इनके कब्जे में है और दुनिया की 80% ऊर्जा जो है वो इन्हीं देशों में इस्तेमाल होती है। तो कितनी बड़ी असमानता आपको देखने को मिल रही है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा, इस्पात और 14 गुना कागज का उपयोग करते हैं। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया में तो 18 में से 1 मामला है, जबकि कनाडा के लिए खतरा 8700 में से 1 मामला है। तो कितना फर्क आपको देखने को मिल रहा है। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, जिसको आप मिनरल्स वगैरह कहते हैं, जिसको आप खनिज पदार्थ कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम गैस, इनके जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा, जिसको एसिड रेन बोलते हैं, उसके लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों से हमें पता लगता है कि कितनी भारी जो है असमानता वैश्विक स्तर पर आज भी पाई जाती है। अगर भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो यहाँ हम इन आंकड़ों पर जोर दें तो गांव और शहर के बीच असमानता को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि बिजली का कनेक्शन शहरी और ग्रामीण परिवारों में अंतर कितना है। बिजली के कनेक्शन में 55% परिवार जो है ग्रामीण में है, जबकि शहर में 93%। ठीक है। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन गांव में सिर्फ 35% के पास है, जबकि शहरों में 71% के पास है। मकान के अंदर जो बाथरूम या स्नानघर जिसको बोलते हैं, गांव के अंदर 45% और शहरों में 87% है। टेलीविज़न गांव में 33% है, शहरों में 77% है। स्कूटर, मोपेड या मोटरसाइकिल वगैरह गांव में सिर्फ 14% के पास है, जबकि शहरों में 35% के पास है। कार, जीप, वैन 2% और यहाँ शहरों में 10% के पास है। हालांकि ये आंकड़े अब बदल चुके हैं, लेकिन अनुपात वही है। गांव और शहरों में जो अंतर हमें जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो लगभग उतना ही अंतर है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समानता के इस पक्ष को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से असमानता आज भी जारी है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।